नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और राजभवन में हुई ये मुलाकात विधानसभा सत्र के मुद्दे पर हुई है। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र का समय नहीं बदलने पर अडिग है और विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। और इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि टाइपिंग में लापरवाही के कारण सत्र का समय दोपहर के बजाय रात्रि 2 बजे से बुलाने की सिफारिश भेज दी थी और इसे बदल दिया जाए। और इस पर राज्यपाल ने कहा था कि बदलाव के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। और वहीं आपको बता दें कि टाइपिंग की गलती के कारण विधानसभा का सेशन रात 2 बजे से शुरू होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्यपाल को विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें 7 मार्च 2 PM की जगह 2 AM टाइप हो गया। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव को बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो राज्यपाल से मिलने नहीं पहुंचे थे। और इसी के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। और विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि ये एक टाइप की गलती थी और राज्यपाल इसे सुधार सकते थे, लेकिन जब उन्होंने रात 2 बजे टाइप की गलती को स्वीकृति की है तो अब रात में ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा। और वहीं विमान बनर्जी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से पहले जो 2 नोट भेजे गए थे उनमें 2 PM लिखा हुआ था, बाद में गलती से 2 AM चला गया और राज्यपाल इसे इग्नोर कर सकते थे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जथेड़ी और गोल्डी बरार के 2 शार्प शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। और इस एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से करीब 22 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस को सफलतापूर्वक दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। और गिरफ्तार शूटर्स के नाम परविंदर उर्फ काला और टोनी है और इनके पास से 2 पिस्तौल और 1 दर्जन कारतूस भी बरामद हुए। और ये दोनों शूटर्स गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की हत्या के मकसद से आए थे। और वहीं पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि परमिंदर काला बेंगलुरु में हुई हत्या के एक केस में वांटेड है और दिल्ली के लाहौरी गेट में करीब 24,70,000 रुपए की लूट में, बेरी झज्जर हरियाणा में हुई 35 लाख रुपए की लूट और सदर झज्जर में हुई 7 लाख की लूट के मामले में भी फरार चल रहा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी गैंग के 4 गैंगस्टर को भी गिरफ्तार किया था। और ये बदमाश विदेश में बैठे गोल्डी बरार और काला राणा के निर्देश पर वारदात को अंजाम दे रहे थे। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने रविवार रात एक ऑपरेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शार्प शूटर को धर दबोच कर गिरफ्तार किया था। और वहीं गिरफ्तार बदमाशों के नाम आकाश, अमित और राहुल और पंकज है। और इन्होंने 27 जनवरी को अलीपुर थाना इलाके में प्रमोद बाजार नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। और वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की IFSO यूनिट ने फेक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाकर मॉडल की अश्लील तस्वीरें डालकर ब्लैकमेल करने में आरोप में मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मोहित शर्मा है, जो दिल्ली से सटे नोएडा का रहने वाला है। और मोहित शर्मा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और इसने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और फिलहाल गूगल में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के पद पर काम कर रहा था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक युवती ने उन्हें शिकायत दी थी कि किसी ने उसका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उस पर अश्लील तस्वीरें डाल दी। और पीड़िता ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी बताया था कि आरोपी शख्स से उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां उसने खुद को एक बड़ी रशियन मैगजीन का एडिटर बताया था। और वहीं शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने मैगजीन में छापने के नाम पर उसकी बिना चेहरे के कुछ अश्लील तस्वीरें ली थी, जिसके बाद आरोपी उसे और अश्लील तस्वीरें मांगने लगा और साथ ही ना देने पर
उसने उसकी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दी थी। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के द्वारा बनाए गए इंस्टाग्राम और हॉटमेल अकाउंट का आईपी एड्रेस पता लगाया, जिसके बाद पुलिस को एयरटेल के उस ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन का पता चला जिसके जरिए आरोपी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर इन अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। और फिर पुलिस नोएडा स्थित आरोपी मोहित शर्मा के घर तक पहुंच गई और पुलिस ने जब आरोपी के लैपटॉप को फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके लैपटॉप में लड़कियों की हजारों अश्लील तस्वीरें थी और जिनमें शिकायतकर्ता की भी कई तस्वीरें मौजूद थीं। और वहीं जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मोहित शर्मा के ऊपर नोएडा में भी इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज है और पुलिस अब इससे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल कर चुका था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है और मिसाइलें भी दाग रही है। तो वहीं कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घरों के तहखानों में चले जाने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने चेचन्या फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की कोशिश को नाकाम करने का भी दावा किया है। और वहीं जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत भी की। और इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी और साथ ही रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। और बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है और दूसरी तरफ यूक्रेन मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। और बेलारूस जंग में रूस के साथ आने की भी आशंका जताई जा रही थी। और वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलारूस उनके खिलाफ यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है। हालांकि बेलारूस का इस पर अभी बयान सामने नहीं आया है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 7 दिनों से जंग जारी है और 24 फरवरी से शुरू हुए इस जंग का आज 7वां दिन है। और इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी और इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत भी हुई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन के कई जगहों पर धमाके कर चुकी है और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और शहरों में सायरन बज रहे हैं। और वहीं रहने वाली जनता खुद को और परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छुपने को मजबूर है और कई लोगों ने धमाकों से खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन का शरण भी लिया है। और यूक्रेन लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है और 7 दिनों से हो रही मिसाइलें हमलों में हजारों लोगों की जान गई तो वहीं कई घायल भी हुए। और दूसरी तरफ यूक्रेन में पड़ रही ठंड परेशानी को और भी बढ़ा रहा है। दरअसल यूक्रेन में फिलहाल तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है और यूक्रेन में बन रही स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी हो रहा है और करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग यूरोपीय संघ के देशों या फिर किसी और देश में शरण ले चुके हैं। और इस बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेनियन को 3 साल तक रहने का अधिकार देने की योजना भी बनाई है। और वहीं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय संघ युद्ध से बने हालात के बाद वहां से भागे यूक्रेनियाई लोगों को 27 देशों के ब्लॉक में 3 साल तक रहने और काम करने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। और वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन से आने वाले लोगों की मदद भी करेगा। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने फौलादी इरादे से लाल सेना को ललकार रहे हैं। और वहीं मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन की संसद में भावुक होकर भाषण दिया और इस दौरान यूक्रेन को हर हाल में बचाने का उनका जुनून देखकर दुनिया हैरान रह गई है। और अपने भावुक भाषण में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है
और हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। और जेलेंस्की कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का गला रूंध गया और वो रो पड़ा। और इससे कुछ देर भाषण रुक रहा और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। और जेलेंस्की ने कहा कि आज यूरोपीय यूनियन को साबित करना होगा कि वो सच के साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। और वहीं जेलेंस्की ने अपने भाषण में पुतिन को युद्ध अपराधी बताया। और वहीं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भाषण खत्म होने पर मुट्ठी बांधकर यूक्रेन को बचाने के अपने अटल संकल्प का संदेश भी दिया। और इसके बाद यूरोपीय यूनियन के सभी सांसद करीब 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। और वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया था। और इस सत्र में जेलेंस्की के भावुक अपील के बाद यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर औपचारिक मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज में अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए विद्यालय में लंबे बाल रखने वाले 84 छात्रों के बाल प्रिंसिपल ने खुद ही काट दिए हैं। और स्कूल में इस तरह से जबरन बाल काटे जाने से बच्चों में नाराजगी है। और वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों से कई बार बाल कटवाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और वहीं जानकारी के मुताबिक जनपद हापुड़ के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने विद्यालय में लंबे बाल रखकर आने वाले कुछ छात्रों को बार बार चेतावनी दी थी कि वो बालों को कटवा दें, लेकिन इसके बाद भी छात्र उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहीं प्रिंसिपल राजेश यादव ने सोमवार की सुबह प्रार्थना के बाद ऐसे ही 84 छात्रों को विद्यालय के मैदान में रोक लिया और इसके बाद उनके लंबे बाल खुद ही कैंची लेकर काट दी। और वहीं मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के दृष्टिगत ये कार्य किया गया और पिछले कई दिनों से विद्यालय आने वाले छात्रों को छोटे बाल कटाने के लिए बार बार चेताया जा रहा था। और इसके बाद सोमवार को प्रार्थना के बाद विद्यालय के ग्राउंड पर 84 छात्रों के बाल काट दिए गए। कुछ ही समय पहले दुनिया ने अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही देखी और तस्वीरें ऐसी कि खौफनाक, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और अब यूक्रेन पर रूस कहर बनकर टूट पड़ा है और यूक्रेन रशिया के इस युद्ध में मासूम नागरिक खून के आंसू रो रहे हैं। और वहीं परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि यूक्रेन के नागरिक और वहां फंसे अन्य देशों के लोग बंकर और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं। और इन सब के बीच भारत के रवैये से नाराज यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों पर गुस्सा निकाल रहे हैं और यूक्रेन के मौजूदा हालातों पर नजदीकी से नजर डालेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और भी भयावह रूप लेती जा रही है। यूक्रेन से जहां लाखों लोग पलायन कर हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और अन्य पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अनिहत्थे लोग रूसी सेना का मुकाबला भी कर रहे हैं। यूक्रेन में लोगों ने अब अपना जरूरी काम रोककर बम और राइफल बनाने का जिम्मा उठा लिया है। यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाए। बेहिसाब बमबारी और लगातार हो रहे हमले से लोग घबराए हुए हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जहां सेना का ये जाबाज जवान अपने हाथों से बारूदी सुरंग हटा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में चारों तरफ से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के लोग अपनी सेना का साथ देने के लिए अपनी तरफ से हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे वो रूस के हमलों का सामना कर सके। खार्किव, निप्रो और ओडेसा जैसे बड़े शहरों में स्थानीय लोग रूसी टैंकों के सामने खड़े हो गए। कई जगह लोगों ने पेट्रोल बम बनाने का सामान भी एकत्र किया और संघर्ष करने वाले नागरिकों को इसकी सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वहीं लवीव शहर में कई जगह रूसी सेना के मुकाबले के लिए स्थानीय नागरिकों ने राइफल के साथ मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं कई देशों में यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी में करीब 1 लाख लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया।
मध्य बर्लिन में ब्रेंडनबर्ग गेट के पास भारी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए। उन्हें अतिरिक्त जगह भी दी जा रही है और इधर विरोध प्रदर्शन में बच्चों समेत परिवारों ने भी भाग लिया। लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में पीले और नीले रंग के झंडे भी लहराए। तो वहीं आपको बताते चलें कि भारत के लिए भी ये समय किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ रूस से पुरानी दोस्ती और व्यापार और दूसरी ओर यूक्रेन से जुड़ा नया व्यापारिक नाता। भारत के लिए किसी एक पक्ष को चुनना आसान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई है। पर भारत के इस रवैये का खामियाजा यूक्रेन में फंसे भारतीय चुका रहे हैं। हालांकि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल रही है, लेकिन ये छात्र पोलैंड, रोमेनिया और हंगरी के रास्ते घर लौट रहे हैं। लेकिन इस वापसी में इन छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन पोलैंड सीमा के चेक पोस्ट पर उन्हें बंधकों जैसा रखा गया और जमा देने वाली ठंड में उन्हें भोजन और पानी के लिए भी तरसना पड़ा है। छात्रों का आरोप ये भी है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों ने ऐसे वीडियोस भी साझा किए जिसमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों पर बल का प्रयोग करते देखा गया है। भारतीय छात्रों पर यूक्रेनी सैनिक और नागरिक गुस्सा निकाल रहे हैं। एक अन्य वीडियो क्लिप में एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेलता दिखाई देता है। ये लड़की सैनिक के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार करने देने की गुहार लगाती नजर आई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूक्रेन के लोग अब भारतीय लोगों के विरोधी हो गए हैं। कुछ छात्रों का ये भी दावा है कि कई छात्र ट्रेन, कार, बस या रात भर पैदल चलकर चेक पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं टर्नोपिल शहर के छात्र रोमेनिया सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के मेडिकल छात्र छात्राएं शामिल हैं। यूक्रेन के एक चेक पॉइंट पर बॉर्डर गार्ड्स ने उनसे हंटर गेम खेलने तक को भी कह दिया। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाला कल यूक्रेन में क्या नई तस्वीर लेकर सामने आएगा, फिलहाल ये देखने की बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध के बीच भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान भी ले रहा है। तो वहीं इस समय यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका में भी नजर आ रही है। पर इसके बावजूद भारत के सामने कई संकट मुंह खोले खड़े हैं और आखिर भारत के सामने खड़ी उलझने क्या है, जाने हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया, तो वहीं यूक्रेन दूसरे देशों से मदद मांग रहा है, जबकि अमेरिका समेत कई दूसरे देश इस मामले में भारत के रुख का इंतजार कर रहे थे। तो इन सब के बीच वो पल आया जब भारत को रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, पर इसमें भारत को भी वोट देना था। पर भारत ने बीच का रास्ता निकाला और युद्ध की तो निंदा की, लेकिन वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ, जिसके मायने ये भी समझे जा सकते हैं कि शायद भारत के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प था भी नहीं, क्योंकि भारत के सामने इस समय कई तरह की उलझने हैं और विश्व पटल पर भारत का कूटनीतिज्ञ इम्तिहान भी चल रहा है। इस दौरान विदेश मामलों के विशेषज्ञों की भी राय सामने आई है, जहां माना ये जा रहा है कि भारत के सामने पहली बड़ी समस्या रूस है। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, तो वहीं कई बड़े मौके पर उसने भारत का साथ दिया और उससे भारत का संबंध इतने भर ही नहीं है, बल्कि हथियार से लेकर व्यापारिक संबंध में भी काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता है तो सालों पुरानी ये दोस्ती टूट सकती है और भारत को इसका नुकसान हर तरह से हो सकता है। भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी उलझन अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे संबंध काफी अच्छे हुए हैं। तो वही अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और गौरतलब है कि चीन से भारत का सीमा विवाद समय समय पर होता रहता है। ऐसे में चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से बेहतर संबंध
भारत के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रवैया अमेरिका को रास नहीं आ रहा। इसके संकेत तब मिले जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस पर पूछा तो उन्होंने कम शब्दों में इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बहरहाल एक तीसरा बड़ा संकट जो भारत के सामने है वो जुड़ा है रक्षा से। भारत के सामने तीसरी उलझन रक्षा सौदों से जुड़ी डील को लेकर भी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ हथियारों की कई डील कर रखी है और इसमें सबसे अहम S-400 डिफेंस मिसाइल है, जिसमें अभी तक 1/4 मिसाइल की ही सप्लाई हो पाई है। और अब यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश उस पर हर तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और इससे ना मानने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया और साथ ही ये सवाल भी भारत के सामने है कि इन रक्षा सौदों का आखिर क्या होगा। और अब बात करें चौथी और बड़ी समस्या की तो वो है यूक्रेन को लेकर। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध पुराने नहीं है और अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ गया है, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हुए और रूस की ही तरह यूक्रेन से भी भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। पर मौजूदा हालात के बाद ये व्यापार तो प्रभावित होगा ही और इसके अलावा दुनिया के अधिकतर देशों में यूक्रेन में आम लोगों की हत्या को लेकर विरोध भी हो रहा है और ऐसे में हर कोई मानवीयता के नाते ताकतवर देशों से दखल की मांग कर रहा है। लेकिन इस तरह की तटस्थता से भारत की छवि दुनिया में खराब न हो जाए तो वहीं भारत के सामने ये भी बड़ी उलझन है। वैसे तो भारत रूस से ऑयल के मामले में निर्भर नहीं है, लेकिन अधिकतर यूरोपीय देश रूस पर ही निर्भर है और अगर युद्ध लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हर चीज महंगी होगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने काफी पीछे धकेल दिया और अगर अब युद्ध लंबा चलता है तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व स्तरीय पायदान पर भारत की छवि दांव पर है, जो आने वाले समय में भारत और भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत कई साल पीछे जाने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज़। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।